तो हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉज के इस धमाकेदार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना उमाकांत टीडी पुरोहित और हमारी हरियाणा एडीए करंट फेयर एक्सप्रेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी बस अब इंतजार की घड़ियां हो रही है समाप्त और 5 तारीख को है अब आपका हरियाणा एडीए का एग्जामिनेशन। और इसके लिए आज का ये सेशन मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, जिसके अंदर हम साल 2025-26 2025 से लेकर के 26 तक पिछले एक साल में जितना भी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, उसे हम यहां पर इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। ये आपके हरियाणा एडी एग्जाम के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा। और इसमें अलग अलग सेगमेंट वाइज हम यहां पर करंट अफेयर्स को डील कर रहे हैं। तो आज इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर को डील करने वाले हैं। क्वेश्चन वाइज मैं यहां पर चलने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ में ही उसका पूरा का पूरा टॉपिक भी आपको हमेशा की तरीके से समझाते हुए चलने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के इस धमाकेदार पावर पैक सेशन को। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लाइक है ये जरूर से कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाउ मैनी मैंगो वेराइटीज इन इंडिया हैव बीन ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स एज ऑफ जून 2026? जून 2026 तक भारत में कितनी आम की किस्मों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त है? जून 2026 तक भारत में कितनी आम की किस्मों को जीआई टैग प्राप्त है, यह आपसे पूछा गया है यहां पर। दोस्तों, जीआई टैग क्या होता है? बेसिकली ये जो जीआई है, इसका मतलब है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है, जो भी प्रोडक्ट है, ये वहां की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में ही तैयार हो सकता है। तो दोस्तों, भारत में जून 2026 तक कितनी आम की किस्मों को जीआई टैग मिल चुका है? तो दोस्तों, 12 आम की जो किस्में हैं, इनको अब तक जीआई टैग मिल चुका है। राइट दोस्तों, इसके बारे में अगर हम और डिटेल के अंदर चले तो कौन कौन सा वो आम की वैरायटी है जिसको जीआई टैग मिला है? तो यहां पर देखिए, अल्फांसो आम, जो कि हापुस जिसे हम कहते हैं, ये महाराष्ट्र का रत्नागिरी और जो कोंकण वाला इलाका है, वहां पर ये आम होता है। तो आपको मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अल्फांसो कहां का है, गिर केसर कहां का है, बंगनपल्ली जिसको सफेदा भी बोला जाता है, ये आंध्र प्रदेश का है। फिर मलिहाबादी दशहरा ये उत्तर प्रदेश का है। लंगड़ा ये बिहार का है। लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल, हिमसागर वेस्ट बंगाल, फजली वेस्ट बंगाल, कोटियाटूर केरला, तोतापुरी कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का है। राइट, खीर सपाती ये वेस्ट बंगाल का है। आम्रपाली ये उत्तर प्रदेश का है। इस आम्रपाली ये अभी जीआई प्रोसेस के अंदर चल रहा है। तो ये दोस्तों, यहां पर जीआई टैग का आम के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? क्या इससे ज्यादा मीठा होने वाला है? जी नहीं, इससे मिस यूज बचेगा ऑफ फेमस नेम्स लाइक अल्फांसो और लंगड़ा। जैसे अल्फांसो आम कहां पर होता है? महाराष्ट्र के अंदर होता है। तो अभी कोई जो है यूपी में उगाए हुए आम को अल्फांसो आम कह करके नहीं बेच पाएंगे। ये ऑथेंटिसिटी प्रोटेक्शन हो जाता है। किसानों का इससे काफी ज्यादा फायदा होता है। इससे इंश्योर होता है हाई मार्केट वैल्यू और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। कल्चरल आइडेंटिटी भी इसकी बनती है। ईच वैरायटी रेफ्लेक्ट लोकल सॉइल क्लाइमेट एंड ट्रेडिशन। और भारत जो है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है कि लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसर है। क्या है? भारत यहां पर लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसर है। और जीआई टैग जो है, ये यहां पर बूस्ट करते हैं इसकी क्रेडिबिलिटी को इन इंटरनेशनल मार्केट्स। ऑल राइट दोस्तों, तो ये हुआ हमारा जीआई टैग। अब जीआई टैग के बारे में अगर हम लोग जानते हैं, तो जीआई एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट। ये जीआई को रजिस्टर करवाने के लिए अपने को चेन्नई जाना होता है। कहां पर जाना होता है? चेन्नई, क्योंकि चेन्नई में इसका ऑफिस है। का मेन पर्पस क्या होता है? तो ये प्रोटेक्ट करता है ऑथेंटिसिटी को, प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ नेम्स और इंश्योर करता है ओनली जेन्युइन प्रोड्यूसर फ्रॉम द रीजन कैन यूज द नेम। एक बार जीआई टैग मिलता है तो वो 10 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद में इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बासमती राइस है, दार्जिलिंग की चाय है, नागपुर का संतरा है, हमारे बीकानेर का भुजिया है, बनारस की साड़ी है, मैसूर का सिल्क है, कांचीपुरम सिल्क है, हैदराबादी हलीम है, बंगनपल्ली मैंगो है। ये इसके यहां पर एग्जाम्पल हो गए।
तो ये हुआ भारत में जीआई टैग जो है कौन कौन से आम को मिला हुआ है इसके बारे में बात। ये याद कर लेना, मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछेंगे। मैं टीम को बोल करके सारी की सारी पीडीएफ जो हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर मैं सारी की सारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वहां पर शेयर करवाने वाला हूं। दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है MOSPI will launch the index of services production in which month of 2026? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय वर्ष 2026 में इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन किस महीने में लॉन्च कर रहा है? अप्रैल 2026, मई 2026, जून 2026 और जुलाई 2026। तो दोस्तों, इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन जो है ये अपना जो जो आईएसपी है ये इस बार जुलाई 2026 में लॉन्च कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, इंडिया टू लॉन्च न्यू मंथली सर्विसेज सेक्टर इंडेक्स इन जुलाई 2026। क्या है इसका पर्पस? तो पर्पस है शॉर्ट टर्म ग्रोथ ऑफ इंडियाज सर्विस सेक्टर। क्या है पर्पस? शॉर्ट टर्म ग्रोथ होनी चाहिए भारत के सर्विस सेक्टर की। ये दोस्तों काउंटर पार्ट है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ही। वहीं पर ये कवर करता है कि फॉर्मल सेक्टर सर्विसेज इंडस्ट्रीज को। डेटा सोर्सेज की बात करूं तो जीएसटी, एडमिनिस्ट्रेशन डेटा और एएसआईसी जो सर्वे हैं यहां से डेटा आएगा। बेस ईयर इसका 2024-25 है। तो ये हुआ हमारा इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन के बारे में बात। नया जो है नया मंथली सर्विस सेक्टर जुलाई 2026 के अंदर आ रहा है। दोस्तों, सर्विस सेक्टर की मैं यहां पर अगर बात करता हूं तो ये सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 50% ऑफ इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड हैज बीन द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी सिंस 2013 टू 14। ठीक है दोस्तों, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी इसके लिए बनाई गई थी मई 2025 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ देवजानी घोष। और इनके द्वारा बताया गया था कि भैया ये नया डेटा लेकर के आओ। क्या यार ये पुराने के अंदर घूमते रहते हो? तो बेस ईयर आईएसपी का 2024-25 यहां पर रखा गया है। ऑलराइट दोस्तों, तो हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज को इससे एक बार के लिए बाहर रखा गया है, बाद में इनको जो है शामिल किया जाएगा। आईएसपी यहां पर जीएसटी रिटर्न, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा और एएसआईसी जो सर्वे हैं यहां से सारा का सारा डेटा जो है आने वाला है। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट युवक टार्ड रिपोर्ट 2026, इंडिया इमर्ज द वर्ल्ड्स लीडिंग शिप रिसाइकलिंग नेशन इन विच ईयर? भारत विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण शिप रिसाइकलिंग देश कौन से साल में बना है? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। 2023, 24, 25 और 26। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है इसका 2025। इंडिया बिकम्स वर्ल्ड टॉप ship recycling nation in 2025 according to latest report of United Nations Conference on Trade and Development। ये जो है इनके द्वारा मई 2026 में रिपोर्ट दी गई कि भैया शिप रिसाइकलिंग के अंदर भारत पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ चुका है। दोस्तों, भारत का शेयर अगर हम यहां पर देखते हैं ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग के अंदर, तो ये शेयर है यहां पर 2024 के अंदर 30.1% था, जो कि अब बढ़कर के 35.4% यहां पर हो चुका है। दोस्तों, ये इतना जो ग्रोथ आया है इसकी वजह से भारत यहां पर क्या हो चुका है? नंबर 1 पर हो चुका है। सिर्फ रिसाइकलिंग अगर बात करूं तो 2024 में 1.86 मिलियन जीटी था, वहीं पर अब 2.99 मिलियन जीटी हो चुका है। नियरली 60% इंक्रीज यहां पर आया है। दोस्तों, भारत जो है वर्ल्ड्स लीडिंग शिप रिसाइकलिंग नेशन बन चुका है 2025 में। हमारा शेयर ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग में भी बढ़ा है। ऑलराइट, तो 60% ओवरऑल जो है हमारी यहां पर ग्रोथ बनी है। इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा और अगर बताऊं तो दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। ध्यान में रखिएगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा ये। तो इन्होंने यहां पर बताया कि सक्सेसफुल पॉलिसी रिफॉर्म हमने किए, इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन है, कंप्लायंस किया हमने इंटरनेशनल एनवायरमेंटल और सेफ्टी स्टैंडर्ड से, तो इससे भी इसके ऊपर काफी ज्यादा जोर पड़ा है। राइट दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल और मेटा प्लेटफॉर्म हैव पार्टनर्ड टू establish India's first AI enabled hyperscale data center at which of the following location? रिलायंस और मेटा ने पार्टनरशिप करके भारत का पहला हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर कहां पर बना रहे हैं दोस्तों? तो ये बना रहे हैं जामनगर गुजरात के अंदर।
राइट, कहां पर बना रहे हैं? जामनगर गुजरात के अंदर जो है रिलायंस और मेटा, मेटा वही फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, पहले फेसबुक हुआ करता था, फिर इन्होंने मेटा कर दिया, और इसी मेटा जो है इसके अंदर में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है ये तीनों ही आते हैं, मतलब जिसके ऊपर हम लोग सबसे ज्यादा टाइम खोटी करते हैं, उसके पीछे किसका हाथ है? तो इसके पीछे इसी मेटा का हाथ है। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। ये मेटा जो है ना, इसकी पार्टनरशिप पहले से ही इनकी रिलायंस के साथ में है, 10% इनकी हिस्सेदारी है जियो के अंदर। दोस्तों यहां पर ये देखिए, रिलायंस और मेटा पार्टनर्स फॉर इंडियाज फर्स्ट बिल्ट टू सूट हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर यहां पर बनाया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी रहेगी 168 मेगावाट इनिशियल फेज, 24 महीने के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये मेटा का जो प्रोजेक्ट वाटरवर्थ है, इससे इसको कनेक्ट करेंगे दोस्तों। इसको बेसिकली बनाया जा रहा है एआई ट्रेनिंग इन्फ्रेंस वर्कलोड के लिए, और ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी से इसको पावर मिलने वाली है। तो ये क्या है? ये है भारत का पहला एआई इनेबल्ड हाइपर स्केल डेटा सेंटर। कहां पर? जामनगर गुजरात के अंदर ये बनाया जा रहा है। ऑलराइट, तो दोस्तों मेटा का जो प्रोजेक्ट वाटरवर्थ है, जो कि एक ग्लोबल सब सी केबल नेटवर्क है, जिसका पूरा 50,000 किलोमीटर का इसका पूरा एरिया रहने वाला है, ये इसमें यहां पर ये कवर करेंगे। ऑलराइट, चलिए एक और क्वेश्चन की ओर में हम लोग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, इंडिया रिकॉर्डेड अ करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ हाउ मच ड्यूरिंग द जनवरी टू मार्च क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-6। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी टू मार्च तिमाही में भारत का करंट अकाउंट का अधिशेष कितना रहा है, ये हमें यहां पर पूछ रहे हैं दोस्तों। तो करंट अकाउंट का अधिशेष 7.1 यूएस जो है, 7 बिलियन यूएस डॉलर जो है यहां पर सरप्लस रहा है। दोस्तों यहां पर आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, डेवलपमेंट्स इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके अंदर ये व्यवस्था आई है। करंट अकाउंट सरप्लस 7.1 बिलियन, 0.7% ऑफ जीडीपी रहा। वहीं पर करंट अकाउंट डेफिसिट यहां पर रहा है 25.2 बिलियन यूएसडी, 0.6% ऑफ जीडीपी। मर्चेंडाइज ट्रेड हमारा 83.4 बिलियन यूएसडी रहा है। क्या सर हमें इतने सारे डेटा याद करने होंगे? देखो, अगर एग्जामिनर स्वस्थ चित्त का व्यक्ति है, तब तो इतने डेटा आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर एग्जामिनर का एकदम ही मतलब हो रखा है, तो फिर वो आपको पूछ सकता है। तो सर आप काय बता रहे हो? तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी कहा था ना, कि कई बार क्या है कि मुझे भी तो होता है कि हाँ चलो मुझे आता है, मैं आपको बताता हूं, बस इसीलिए बता रहा हूं, इतना डीप में नहीं जाना है। ठीक है, बस ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, अपना काम यहां पर हो जाएगा। अपना मेन मोटिव क्या है? इस बार हरियाणा का एडीए एग्जाम ने निकालना है बस। तो फिर नेट सर्विसेज रिसिप्ट यहां पर अपनी देखो 60.4 बिलियन यूएस डॉलर्स रही। नेट एफडीआई इनफ्लो 6.9 बिलियन यूएसडी रही। फिर नेट एफपीआई 16.4 बिलियन, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमारा 7.2 बिलियन यूएसडी बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं एक और हमारे तगड़े वाले क्वेश्चन की ओर में। और क्वेश्चन है हमारा, इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हेल्ड ऑन 5 जून 2026 लेटेस्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू कीप द रेपो रेट अनचेंज एट। 5 जून 2026 को आयोजित मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को अपरिवर्तित रखते हुए कितना निर्धारित किया है? रेपो रेट बेसिकली कितनी रखी है, ये अपने से यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5.25% अनचेंज रखी गई है। इससे पहले अप्रैल महीने की जो बैठक हुई थी, हर 2-2 महीने में बैठक होती है, उसके अंदर भी किसकी बैठक होती है? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति की बैठक होती है। इसमें ये फैसला यहां पर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर अपना करेक्ट आंसर होगा। देखो, आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड, कितनी रखी है? 5.25%। नाउ व्हाट इज रेपो रेट? तो ये दोस्तों शॉर्ट टर्म में लेंडिंग रेट होती है। क्या होती है? शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट होती है, जो कि आरबीआई बैंक्स को इस रेट के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। तो अपन जब बैंक से लोन लेते हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट नहीं होती, तो ये इंटरेस्ट रेट है जिसको रेपो रेट बोला जा रहा है। जब लॉन्ग टर्म में आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बैंक रेट बोला जाता है। बाकी इन सब के बारे में मैंने बहुत विस्तार से जो हमारी लिंकिंग ऐप के ऊपर जो अपना हरियाणा एडीए का कोर्स है, जो अब आपको सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज के अंदर पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड देयर। उसमें मैंने बहुत डिटेल से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, क्या नहीं करती है, सब चीजें बता रखी है। अभी भी देर नहीं हुई है, जाकर के जो जो चीजें छूट रही है उनको वहां पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है, जाकर के कवर कर लीजिए। वैसे दोस्तों, ब्रीफ में अगर मैं आपको यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, तो ये है दोस्तों मौद्रिक नीति समीक्षा, मौद्रिक नीति कमेटी। ये इसका हमेशा जो आरबीआई के जो गवर्नर साहब होते हैं, आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, ये हमेशा इस एमपी के चेयरमैन होते हैं। ठीक है। ये दोस्तों एक 6 मेंबर बॉडी होती है। कितने मेंबर? 6 मेंबर बॉडी होती है। ठीक है। इसमें 3 जो है ये आरबीआई से होते हैं, और 3 जो है ये अपने गवर्नमेंट के लोग होते हैं। इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ये इसके मेंबर कभी भी नहीं होते हैं। इसके लिए दोस्तों आरबीआई का जो एक्ट है 1934 वाला, आरबीआई एक्ट 1934, इसमें अमेंडमेंट किया गया, और 2016 में ये अमेंडमेंट करके और फिर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसको बनाई गई। इसको ना टारगेट दिया हुआ है, इसको टारगेट दिया हुआ है कि जो अपनी कंज्यूमर प्राइस टैक्स होती है, इन्फ्लेशन, जो खुदरा इन्फ्लेशन बताती है, रिटेल इन्फ्लेशन, इसको टारगेट दिया हुआ है कि भाई अपने देश में वो 4% ±2% रहना चाहिए। मतलब महंगाई दर रिटेल के अंदर 2 से 6% तक ही रहनी चाहिए, से ना तो ज्यादा ना इससे कम। अगर ये जो इनको मैंडेट दिया हुआ है, ये अगर लगातार से 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, यानी कि अगर 9 महीने तक 6% से ऊपर रह गई या 2% से कम रह गई, तो फिर आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, जो कि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष भी होते हैं, वो जाएंगे और सरकार को लिखित में जवाब देकर के आएंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री को। क्या ऐसा आज तक हुआ है? बिल्कुल। 2022 के अंदर एक बार ऐसा हुआ है, तो ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि हाँ, एक बार ऐसा हुआ है। ठीक है। तो ये तय करते हैं कि भाई कैसे क्या है, क्या नहीं है। रेपो रेट मैंने आपको एक बार ब्रीफ में बता ही दिया है कि ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट होती है। इसको ही प्राइमरी बेंचमार्क लेंडिंग रेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कम अगेन विद मी, प्राइमरी बेंचमार्क लेंडिंग रेट भी बोला जाता है। तो कहीं पर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई प्राइमरी बेंचमार्क लेंडिंग रेट क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके। रेपो रेट का ही उल्टा होता है रिवर्स। अपन पीछे लेते हैं गाड़ी तो कहते हैं ना रिवर्स में ले लो गाड़ी, तो वो ही होती है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट में क्या होता है? आरबीआई बैंक्स को लोन देते हैं, वो रेट होती है। वहीं पर बैंक जब अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के अंदर जमा कर देते हैं, तो वो जो रेट पर आरबीआई बैंक्स को इंटरेस्ट देता है, वो रेट होती है रिवर्स रेपो रेट। ये बात ध्यान में रह गई, याद रखनी है, भूलना नहीं है। ओके। चलो भैया आगे चलो, एक और क्वेश्चन करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइज किया है बेस ईयर ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स फ्रॉम 2011-12 से। अब भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बदल करके कितना कर दिया है, कब कर दिया है? तो भैया 2022-23 कर दिया गया है, डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर चेंज करके। ये दोस्तों रिवाइज्ड डब्ल्यूपीआई सीरीज एंड न्यू प्रोड्यूसर प्राइस इंडाइसेस टू बी रिलीज ऑन 15 जून 2026। ठीक है। नया बेस ईयर अब डब्ल्यूपीआई का 2011-12 से बदल करके 2022-23 कर दिया गया है। ज्यादा कवरेज इसमें मिलेगी। आइटम्स भी अब 697 से बढ़ा करके 957 कर दिए गए हैं। न्यू एनर्जी सोर्सेज, इसमें सोलर, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी को इसमें शामिल कर किया गया है। और दोस्तों इसमें आउटपुट पीपीआई जो है इसको डाला गया है। इनपुट पीपीआई, सर्विस पीपीआई, 7 सर्विसेज, ये सब यहां पर इसमें शामिल की गई है। ये नए डेटा 15 जून को जो है रिलीज हुए हैं। ऑलराइट। और दोस्तों इसकी रिलीजिंग एजेंसी रही है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर और डीपीआईआईटी। तो इकोनॉमिक जो एडवाइजर है वी अनंत नागेश्वरन, इनके ऑफिस से ये डब्ल्यूपीआई के डेटा जो है वो रिलीज होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? बेटर प्राइस मेजरमेंट एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये यहां पर इसका मेन फोकस रखा गया है। ऑलराइट, क्लियर? याद रखनी है सब चीजें। ये देखो सब चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव द ट्रांसफर ऑफ अ रिकॉर्ड सरप्लस ऑफ हाउ मच टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-6।
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड कितनी अधिशेष राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? 2.26 लाख करोड़, 2.56 लाख करोड़, 2.86 लाख करोड़ और 3.95 लाख करोड़। तो 2.86 लाख करोड़ जो है ये इसका यहां पर सही जवाब होगा। ऑन 22 मई 2026 द आरबीआई अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ अ रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ सरप्लस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में 2.86 लाख करोड़ सरप्लस आरबीआई के पास में बचा। वो अब तक का हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल बैंक। राइट दोस्तों, ये हैं आरबीआई के गवर्नर मिस्टर संजीव मल्होत्रा। तो ये आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि भाई 2.86 लाख करोड़ रुपए हमारे पास में एक्स्ट्रा है, सरप्लस है और ये अब तक का हाईएस्ट है जो कि अब हम देंगे। ठीक है दोस्तों, आरबीआई के अनुसार इसकी ग्रॉस इनकम पहले से 26.42% बढ़ी है इन फाइनेंशियल ईयर 26 कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। वहीं पर एक्सपेंडिचर बिफोर रिस्क प्रोविजन रोज बाय 27.60%। ओके दोस्तों, तो आरबीआई ने साथ साथ में यहां पर यह भी बताया था कि भाई इनकी जो नेट इनकम है बिफोर रिस्क प्रोविजन ये भी पहले की तुलना में बढ़ी है। इसलिए आरबीआई ने कहा कि हम लोग जो है 2.86 लाख करोड़ जो है ये केंद्र सरकार को दे रहे हैं। वहीं पर 1.09 लाख करोड़ रुपए ये अपने कॉन्टिजेंट रिस्क बफर के अंदर भी रख रहे हैं। तो मतलब बागों में बाहर चल रही है, कहने को बात ये है आरबीआई के लिए। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टार्टअप बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न इन मई 2026। मई 2026 में भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सा स्टार्टअप बना है? ये अपने से यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट दोस्तों, तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये पहला यूनिकॉर्न बन चुका है। भारत का पहला क्या है? स्पेस टेक यूनिकॉर्न। ये देखो, ये है इसके जो फाउंडर्स है नागा भारडाका एंड पवन कुमार चांदना, ये इसके फाउंडर्स हैं। दोस्तों ये फर्स्ट इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप है टू अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस। ये दोस्तों भारत का स्पेस सेक्टर जिसको 2020 में प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया था, इसके बाद में सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। दोस्तों यहां पर ये जो स्काई रूट है ये विक्रम सीरीज के रॉकेट्स जो हैं इनका निर्माण करते हैं। इसका निर्माण विक्रम सीरीज के जो रॉकेट्स हैं इनका निर्माण करने का कार्य किसका है? स्काई रूट एरोस्पेस का है। ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज विंड एनर्जी सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इंडिया टोटल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी क्रॉस 56 गीगावाट। ठीक है, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है वो की स्टेट है जो कि विंड पावर ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पर द ग्रोथ सपोर्ट इंडिया टारगेट ऑफ अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? तो भैया 1, 2 और 3 ये तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। भारत की टोटल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी जो है वो 56 गीगावाट से बढ़ गई है। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये इसके की स्टेट है जो कि ड्राइव कर रहे हैं विंड पावर ग्रोथ को। और भारत का जो टारगेट है कि भैया 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी हमारे को 2030 तक रखनी है, वो यहां पर इसमें आ रहा है। ऑलराइट, ये देखिए दोस्तों विंड पावर कैसे काम करती है। तो हवा आती है, ये पंखा चलता है, यहाँ पर गियर बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ है और इससे बिजली बन गई और कर दिया स्टोर। तो ऐसे विंड पावर जो है ये काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच बैंक्स बैंकिंग लाइसेंस वाज कैंसल्ड बाय द आरबीआई ऑन 25 ऑफ अप्रैल 2026। 25 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस को ही रद्द कर दिया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और पेटीएम। तो पेटीएम करो, इसका जो पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस है आरबीआई ने इसको कर दिया है कैंसल। दोस्तों साथ ही साथ में यह भी कहा गया कि इसके जितने भी बैंकिंग ऑपरेशंस हैं ये भी इमीडिएट इफेक्ट से 25 अप्रैल को ही बंद कर दिए जाएंगे। मतलब अब रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं इसके ऊपर। आरबीआई ने ये कहा है कि बैंक के पास में सफिशिएंट लिक्विडिटी है टू रीपे ऑल डिपॉजिट लायबिलिटीज।
ensuring that customers fund remains secure during the winding up process। तो कस्टमर का पैसा यहां पर नहीं डूबने वाला है। वहीं पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड हाइक ऑफ हाउ मच इन डीएनएस अलाउंस and DNS relief for central government employee and pensioner effective from 1st January 2026। डीएनएस अलाउंस जो कि 2% बढ़ाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, इसके बारे में यहां पर बात की गई है। ये देखिए दोस्तों, डीएनएस अलाउंस हाइक, ये हाइक बाई 2% टू अब हो गया है 60%। में सैलरी हाइक, पेंशन वेंशन जो है, ये सारा का सारा अब चीजें इसमें बदलने वाली है। तो ये डीए का फॉर्मूला देखो, डीए परसेंट सीपीआई एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ्स माइनस बेस इंडेक्स अपॉन बेस इंडेक्स 100 अपॉन बेस इंडेक्स, ऐसे करके यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है निकलने वाला है। कहाँ कब से कर दिया गया है? 1 जनवरी 2026 से ये बढ़ा करके अब 60% यहाँ पर डीए पहुंच चुका है। ओके दोस्तों, तो ये जो डीए है, ये बेसिकली जो 7th सेंट्रल पे कमीशन है, इसके आधार पर दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट 8th पे कमीशन आने वाला है। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 8वां वित्तीय अपना जो पे कमीशन है, इसका गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद द वर्ल्ड बैंक रिवाइज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 फ्रॉम 6.3% टू, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर कितना किया है? 6.4%, 6.5%, 6.6% और 6.8%। तो दोस्तों यहां पर आरबीआई ने भारत का ग्रोथ फोरकास्ट को अब बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। ऑन अप्रैल 8 2026 वर्ल्ड बैंक रेज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 2025-26 में हमारी ग्रोथ फोरकास्ट को और बढ़ाया गया है कि भैया यहाँ का हमारा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड बना हुआ है, ट्रेड एग्रीमेंट एकदम जोरदार हमने कर लिए हैं और भारत अपना मेन ग्रोथ ड्राइवर रहने वाला है साउथ एशिया के अंदर। तो 2024-25 में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 7.1% रही। वहीं पर 2025-26 जो हमारा फिस्कल ईयर है, उसके अंदर अपना फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 7.6% की ग्रोथ रेट है। तो हमारा यहाँ पर बेसिकली डोमेस्टिक कंजम्पशन भयंकर चल रहा है और लो इन्फ्लेशन है, तो उसमें लोग और ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। जीएसटी का जो रैशनलाइजेशन हुआ है, उससे भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। एक्सपोर्ट की रेजिलियंस वजह से और ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने यूनाइटेड किंगडम और ईयू के साथ में किए हैं, ये भी इसमें ही आते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी एकदम जोरदार तरीके से चल रही है और इस बार हरियाणा एडीए का बेड़ा तो आप पार कर ही लेंगे। कर लो ना, तो फिर भूल मत जाना कि हाँ, ये लिंकिंग लॉज पे हमने तैयारी की थी और जीके जीएस जो है वो हमने उमाकांत सर से पढ़ा था। तनसुख सर की पूरी विजनरी गाइडेंस के अंदर पूरी तैयारी थी। होता क्या है कि सेलेक्ट हो जाते हो ना, फिर बताते नहीं हो। तो इस बार सेलेक्ट हो जाओ ना, तो @तनसुख सर जो है हमारा, उसके ऊपर जाकर के तनसुख सर को मैसेज कर देना कि हाँ सर, हो गया है सिलेक्शन। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर में। Which two cooperative institution crossed the rupees 1 lakh crore annual turnover mark for the first time in financial year 2025-6? वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली बार 1 लाख करोड़ वार्षिक कारोबार का आंकड़ा पार करने वाली दो सहकारी संस्थाएं कौन सी है? इफ्को एंड क्रिबको, नाफेड एंड एनडीडीबी, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक एंड अमूल और कर्नाटका बैंक एंड मदर डेयरी। तो अमूल दूध पीता है इंडिया, तो बस 1 लाख करोड़ रुपए का एनुअल टर्नओवर मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम अचीव कर लिया है अमूल ने और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक ने। भैया बहुत बड़ी बात है ये। यहाँ पर ये देखिए, अमूल जो है 1 लाख करोड़ प्लस एनुअल टर्नओवर, वहीं पर इंडिया का एफएमसीजी जो कोऑपरेटिव लीडर बन गया है भैया अमूल। वहीं पर सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जो है 108 साल से ज्यादा का कोऑपरेटिव बैंक का इसका ट्रस्ट है। ऑलराइट दोस्तों, तो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक है ना, इसका ये जो माइलस्टोन है, ये इसकी जो ग्रोथ स्ट्रेंथ है, ये और ज्यादा बढ़ता है। पिछले साल से 11% की ग्रोथ रेट ये लेकर के आए हैं। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिफॉर्म केम इनटू इफेक्ट ऑन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2026? 1 अप्रैल 2026 से भारत में कौन से प्रमुख सुधार लागू हुए हैं?
पहला इनकम टैक्स एक्ट 2025 रिप्लेस कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। मैंडेटरी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर डिजिटल पेमेंट। तीसरा आधार लिंकेज जो है इनको मैंडेटरी कर दिया है नया पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए। तो दोस्तों ये तीनों ही चीजें यहां पर 1 अप्रैल 2025 2026 से परिवर्तित हुई है। तो 1 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हियर। राइट दोस्तों, तो अब जो नया इनकम टैक्स सिस्टम आया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है ये इसको अब रिप्लेस कर रहा है 2025 वाला, जिसमें सिंप्लीफाइड टैक्स स्लैब है, हायर डिडक्शन है और स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है कैपिटल गेन रूल्स को। वहीं पर दोस्तों रिवाइज कर दिया गया है जो अपने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, टीडीएस टीसीएस नॉर्म्स होते हैं, इनको रिवाइज किया गया है। आईटीआर डेडलाइन फॉर बेटर कंप्लायंसेस। ऑब्जेक्टिव है कि टैक्सेशन को सिंपल और मॉडर्न बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी टैक्स नेट के अंदर आ सके। वहीं पर दोस्तों अब आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा सिक्योर कर दिया है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब रिक्वायर रहेगा फॉर ऑल ट्रांजैक्शन, यूपीआई हो, कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, इन सब में, जिससे कि प्रोटेक्शन बढ़ेगा अगेंस्ट फ्रॉड और बूस्ट होगा लोगों का जो डिजिटल सिस्टम में ट्रस्ट है ये। वहीं पर दोस्तों नए पैन कार्ड के रूल्स भी अब आ चुके हैं। आधार लिंकेजेस को अब कर दिया गया है मैंडेटरी। पूरा का पूरा डिजिटल एप्लीकेशन और ई वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। जब मैंने मेरा पैन कार्ड बनाया था तो मुझे याद है कि जो बनाने वाले थे मैं उनके यहाँ पर गया, उन्होंने एक फिजिकल फॉर्म दिया, उस पे मैंने पूरा भर भरा करके हस्ताक्षर करके आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी दे आधार कार्ड की कॉपी पैन कार्ड तो बन रहा था, तो वो देकर के आया। फिर बाद में जो है उन्होंने उसको आगे भेजा, ये कर करा करके उसमें टाइम लगा। अब क्या है, ऑनलाइन सारा काम कर दिया गया है। जब आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है लिंकिंग लॉस पर, तो फिर आपका पैन कार्ड का सिस्टम ऑनलाइन क्यों नहीं? तो इसलिए ये सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन है, डिजिटल एप्लीकेशन है। केवाईसी नॉर्म्स और मजबूत कर दिए गए हैं और पैन इश्यूएंस को पहले की तुलना में ज्यादा तेज कर दिया गया है। वहीं पर दोस्तों जोहा राइस जो है ये कहां से बिलोंग करता है, ये अपना यहां पर अगला क्वेश्चन है। वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार और ओडिशा। तो दोस्तों ये जो जोहा राइस है ना, ये हमारे आसाम से आता है। कहां से आता है? आसाम से। देखो जोहा राइस प्रोडक्शन लोकल टू ग्लोबल हो रहा है। अब मेजर जोहा राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? नागांव, बक्सा और गोलपारा। तो दोस्तों अब इसमें क्या है, तो भारत ने अपना पहला फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट भेजा है। क्या किया है? फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट, ये जो अपने जीआई टैग्ड जोहा राइस है का जो है आसाम में, आसाम से ये जो है भेजा है। दोस्तों यहां पर क्या है कि 25 मेट्रिक टन इस जोहा चावल को यूनाइटेड किंगडम और इटली भेजा गया है। कहां पर भेजा गया है? यूनाइटेड किंगडम और इटली इस चावल को भेजा गया है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इन्होंने आसाम की सरकार का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इसके साथ में मिलकर के यहाँ पर काम किया है। जोहा चावल जो होता है दोस्तों ये इंडिजीनियस एरोमेटिक राइस वैरायटी है आसाम की, ये सिर्फ वहीं पर होता है। ये अपने एक अलग तरीके के फ्रेग्रेंस, फाइन ग्रेन टेक्सचर और रिच टेस्ट के लिए इसको खास तौर से जानते हैं। इसको साल 2017 के अंदर ही जीआई टैग मिला है। आज की हमने क्लास जीआई टैग समझने से ही शुरुआत की थी, देखो एक बार फिर से आपके सामने आ गया। तो ये वहां की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में ही तैयार हो सकता है, तो और कहीं के चावल को जोहा चावल कह करके नहीं बेचा जा सकता है। वहीं पर दोस्तों द रीसेंट अमेंडमेंट टू एफडीआई पॉलिसी वर अप्रूव्ड बाय विच बॉडी? हाल ही में एफडीआई नीति में संशोधन किस निकाय के द्वारा अनुमोदित किए गए हैं? तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा एफडीआई पॉलिसी में चेंजेस के ऊपर अपना यस कर दिया गया है। तो यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया जिसको चेयर हमेशा किया जाता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। हालांकि कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल एक बार सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी तो किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर हुआ है, बाकी कहीं पर भी कैबिनेट नहीं है। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है और आर्टिकल 75 जो है ये देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच शैल बी हेडेड बाय ए प्राइम मिनिस्टर। ये यहां पर बात की गई है, कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल नहीं है। तो यूनियन कैबिनेट जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही हिस्सा होता है, ये मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो ये अंदर वाला जो काला घोरा घेरा है ये कैबिनेट होता है। वहीं पर एक और अपने कॉन्सेप्ट चलता है, वो होता है क्या, ये जो मैंने बैंगनी कलर से किया है ये है किचन कैबिनेट। ये क्या होती है? अब किचन अपन मिडिल क्लास लोगों का कितना होता है, कोई बहुत बड़ा होता है क्या? नहीं।
2-4 लोग उसमें आ सकते हैं, 5 लोग आ सकते हैं एक टाइम में, उतना ही होता है। तो किचन कैबिनेट भी क्या है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री जी और उनके जो अजीज, जो खास लोग हैं, उनके साथ में कैबिनेट के अंदर है, उनसे वो रोज मिलकर के उनसे बातचीत करके ये काम कर लेते हैं, तो वो किचन कैबिनेट होती है। मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के समय में ये बहुत ज्यादा चर्चा में थी, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये जो यूनियन कैबिनेट है, बाकी और ज्यादा अच्छी पॉलिटी, ऐसे ही और फैक्ट्स के लिए आप लोग जो हमारा कोर्स है वहां पर जाकर के उसमें ये सब चीजें पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, कैबिनेट ने अप्रूव किया है जो एफडीआई पॉलिसी है, अप्रूव किया है अमेंडमेंट टू इंडियाज एफडीआई पॉलिसी। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज शेयरिंग अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया। अब तक वहां से इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता था। ये रिवाइज पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रही है क्लियर रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग बेनिफिशियल ओनरशिप, और सेट कर रही है 60 दिवस का एक टाइमलाइन फॉर अप्रूविंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सच एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कैपिटल गुड्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग। ये सब के अंदर यहां पर फोकस किया जाएगा। नई गाइडलाइन के अनुसार जो नॉन कंट्रोलिंग इन्वेस्टमेंट है ऑफ अप टू 10% बेनिफिशियल ओनरशिप बाय एंटिटीज फ्रॉम लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज कैन नाउ बी अलाउड थ्रू ऑटोमेटिक रूट। 10% तक की ही जो है यहां पर रहने वाली है। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द न्यू टैरिफ रेट ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स अंडर द इंडिया यूएस ट्रेड डील 2026? तो अब जो है भारत के साथ में जो नया टैरिफ ये कितना लगा रहे हैं? ऑन February 2026 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया लैंडमार्क यूएस इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें अब क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर अब 18% टैक्स यूएस वाले लगाने वाले हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने रिड्यूस कर दिया है रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स टू 18%, डाउन फ्रॉम मच हायर इफेक्टिव रेट्स अर्लियर। साथ ही साथ में 25% जो है एडिशनल पनिटिव ड्यूटी जो है ये लगाई गई है लिंक्ड टू इंडियाज परचेज ऑफ रशियन ऑयल, इसको भी हटा लिया गया। कि भाई जो भारत रशिया से तेल खरीद रहा था, तो ये ट्रम्प अंकल ने कहा था कि 25% और टैक्स लगाऊंगा, तो अब वो भी हटा लिया गया कि नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है, खरीद लो, जो आपको करना है वो कर लो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर में। हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2026? केंद्रीय बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया है? तो मैडम निर्मला सीतारमन ने इस बार का केंद्रीय बजट जो है ये पेश किया है। ये भारत का 80वां बजट था। कितनावां बजट था? भारत का ये 80वां बजट था। और इसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने 1 फरवरी 2026 को प्रेजेंट किया है। और यहां पर दोस्तों टोटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करता हूं तो 53.47 लाख करोड़ किया गया है। पिछले साल से हम लोगों ने 7.7% ज्यादा किया है। वहीं पर जो रिसिप्ट है, जो पैसा आया है, जिसमें जो उधारी है उसको छोड़ते हुए 36.51 लाख करोड़ आया है। 7.2% की बढ़ोतरी हुई है। नॉमिनल ग्रोथ का जो एस्टिमेट है वो भी 10% रहा है, रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन। वहीं पर दोस्तों सिंप्लीफिकेशन किया गया है कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर का टू बूस्ट एक्सपोर्ट, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट लिमिट रखी गई है फॉर सी फूड एक्सपोर्ट इनपुट को भी रेज किया गया है 3% ऑफ एफओबी टर्नओवर। वहीं पर दोस्तों अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ की बात करूं तो हाई स्पीड कॉरिडोर अनाउंस किए गए हैं लॉजिस्टिक एफिशिएंसी के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर थ्रस्ट किया जाएगा ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। वहीं पर युवा शक्ति ड्रिवन बजट था ये, और सोशल वेलफेयर स्कीम को और मजबूत करेंगे, हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। ये सब बातें तो है मैडम निर्मला सीतारमन के द्वारा ये 2026-27 के बजट के अंदर कही गई है। दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे 2025 जो है इसको भी टेबल किया गया है इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आर्थिक जो सर्वेक्षण 2025-26 संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया गया? तो ये हमेशा लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने, तो हमारा बजट पेश होता है ना, उससे एक दिन पहले इसको किया जाता है। तो इस बार 29 फरवरी लीप ईयर है इस बार 2026, इसलिए 29 फरवरी को क्या किया गया? ये इकोनॉमिक सर्वे जो है ये पेश किया गया था। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीईए, जो कि अभी कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। इनके द्वारा इस इकोनॉमिक सर्वे को तैयार किया गया है।
ये सर्वे प्रेजेंट करता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी और प्रोजेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 7.4%, हिस्टोरिक लो इन्फ्लेशन ऑफ 1.7%। तो ग्रोथ हमारी अच्छी हो रही है, वहीं पर महंगाई जो है वो पहले की तुलना में कम हो रही है। ये इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कहा गया है। और ये भी कहा गया है हमारी डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड हमारी ग्रोथ है, बैंकिंग हेल्थ हमारी पहले की तुलना में अच्छी हुई है। तो ये सब जो है बातें इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर की गई है। वहीं पर इंडिया ईयू एफटीए इज एक्सपेक्टेड टू बिकम ऑपरेशनल बाय व्हेन? इंडिया ईयू एफटीए जो है, ये कोशिश की जा रही है कि भैया 2026 के एंड तक के अंदर ये लागू हो जाए। ये जो इंडिया ईयू एफटीए है, इसको बोला जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील। क्या बोला जा रहा है? मदर ऑफ ऑल डील्स जो है इसको बोला जा रहा है। ये जो एफटीआई है ये कवर करता है 2 बिलियन लोगों के मार्केट को। ग्लोबल जीडीपी का 25% ये कवर कर लेता है और इसमें मेजर टैरिफ रिडक्शन आते हैं, जैसे कि रिमूवल ऑफ ड्यूटीज ऑन एयरक्राफ्ट, और कट कर रहा है अल्कोहल, फूड प्रोडक्ट, केमिकल एंड ओवर 90% ऑफ ईयू गुड्स से मार्केट एक्सेस मिल जाएगा फॉर 99% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। भारत जो चीजें एक्सपोर्ट करता है इसको 99% चीजों को ये मार्केट यहां पर मिल जाएगा। इंक्लूड 500 पॉइंट बिलियन इन क्लाइमेट सपोर्ट फंडिंग। तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और ये जब हुआ उस समय उसके लिए फिर 26 जनवरी की हमारी इस बार की जो परेड थी, चीफ गेस्ट थी उर्सुला वॉन डेर लियोर और एंटोनियो कोस्टा। ये क्या है, यूरोपियन यूनियन के लीडर हैं, इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। आपको अपॉइंटमेंट्स में मैंने बताया था, अपॉइंटमेंट वाली क्लास में। क्या बोल रहे हो, अपॉइंटमेंट वाली क्लास कहाँ पर है? अरे इसी चैनल के ऊपर है आपके लिए, में जाकर के देखो, वहां पर आपको मिल जाएगा कि भैया कौन कहां पर है क्या नहीं है, सारे अपॉइंटमेंट जो है मेन मेन, ये सब मैंने वहां पर कवर कर रखे हैं। अगर फिर भी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कौन करेगा? हेलो, इधर देखो, इधर सोना नहीं है, आपसे बात कर रहा हूं मैं। अब बहुत कम समय बचा है अपने पास में, और एक इस समय में अपने को घबराना नहीं है, इस बार करके ही रहेंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, करते तो इंसान ही है, अपने जैसे दिखने वाले ही करते हैं, कि कोई अलग से सींग विंग नहीं होते हैं। आई नो आपके पास बहुत ज्ञान है, आप विद्वान वकील हो, और मुझे आपको ज्ञान देना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पर वी आर फैमिली, राइट? आप सभी जो है वो मेरे भाई और बहन हो, इसलिए मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको ये कह दूं कि भैया डरना नहीं है। मैं हूं आपके साथ में, पूरी लिंकिंग टीम आपके साथ में है, तनसुख सर आपके साथ में है, आपकी पूरी फैमिली आपके साथ में है। ये घबराने का नहीं। भैया दीदी लोग, सेलेक्ट होकर होना ही है इस बार, यही अपना मोटिव है बस। गई ना? हाँ, नींद उड़ाने रखनी है, नींदें उड़ जानी चाहिए सबकी, सेलेक्ट होना है इस बार। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म को कौन से राज्य के अंदर इनॉग्रेट किया गया है? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म जो है ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये तेलंगाना के अंदर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है राजीव रंजन सिंह, जिनको लल्लन सिंह भी बोला जाता है। ये यूनियन कोल माइन मिनिस्टर मिस्टर जी किशन रेड्डी, इनके साथ में ये भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म जो है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या है, ये इनिशिएटिव सिग्निफिकेंट है क्योंकि रेनबो ट्राउट जो है ये कोल्ड वाटर फिश स्पीशी है, और ये ट्रेडिशनली इनकी फार्मिंग की जाती है ओनली इन द हाई एल्टीट्यूड हिमालयन रीजन। ठंडे प्रदेशों में हिमालय के अंदर जाकर के इनकी की जाती है। अब इसको तेलंगाना जैसे गर्म जगहों पर, वार्म क्लाइमेट ऑफ डेक्कन प्लेटू है वहां पर ये की जाएगी, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है, और इसीलिए मैं यहां पर आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं। क्या पता एग्जामिनर पूछ ले। वहीं पर दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो विच रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज यूपीआई एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम? तो दोस्तों आईएमएफ के द्वारा इसको दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना गया है। तो दोस्तों वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट रियल टाइम सिस्टम कौन सा है? यूपीआई। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के द्वारा भी ये बड़ा है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई थी, ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट
द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि भैया अराउंड 49% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन जो है ये यूपीआई के द्वारा होता है। ये बहुत बड़ी बात है, आधे विश्व का आधा ट्रांजैक्शन ये यूपीआई के द्वारा हो रहा है। दोस्तों भारत इसमें बाकी देशों से बहुत आगे है। 129.3 बिलियन ट्रांजैक्शन जो है ये रिकॉर्ड किए गए हैं। ऑलराइट, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कोल सेतु पॉलिसी वॉज अप्रूव्ड बाय विच बॉडी? कोल सेतु नीति को किस निकाय के द्वारा जो है ये मंजूरी यहां पर दी गई है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय पीएम मोदी। इस सीसीईए ने ये डिसीजन लिया है कि भैया कोल सेतु पॉलिसी को अप्रूव कर दो, जिससे कि सीमलेस, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन हो सके कोल रिसोर्सेज का। इस नई पॉलिसी के अंदर एक नया ऑक्शन विंडो कोल सेतु नाम से बनाया गया है। हैज बीन इंट्रोड्यूस विद इन द नॉन रेगुलेटेड सेक्टर कोल लिंकेज ऑक्शन पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, कोई भी जो डोमेस्टिक बायर है ये पार्टिसिपेट कर सकता है इस ऑक्शन के अंदर, इररेस्पेक्टिव ऑफ एंड यूज। Coal linkages obtained under coal setu can be used for own consumption, export और other purposes such as coal washing, resale within the country जो है ये यहां पर परमिट नहीं। क्या दोस्तों क्लियर? आगे बढ़े, यहां तक चीजें समझ आ रही है? ये समझ तो आनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज द फाइनल क्रॉप एस्टिमेट फॉर 2025-25? दोस्तों फाइनल ग्रोथ आउटपुट जो है ये अपने कौन जारी करता है? नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारमन जी, शिवराज सिंह चौहान जी और पीयूष गोयल जी। फाइनल क्रॉप एस्टीमेट जो है ये इसके बारे में कौन जारी करता है? तो क्रॉप फसल खेती, खेती के मिनिस्टर कौन? शिवराज सिंह चौहान। तो बस आंसर, कई बार एग्जाम में ऐसा होगा कि आपके सामने क्वेश्चन का आंसर पड़ा है पर आप सोच रहे हो क्या है क्या नहीं है, तो कॉमन सेंस लगाओ, आंसर पाओ, सीधी बात है। राइट, दोस्तों यहां पर क्या है कि अपना फूड ग्रेन आउटपुट जो है ना ये पहले की तुलना में 106 मिलियन टन जो है ये बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? 106 मिलियन टन जो है पहले की तुलना में अपना बढ़ गया है, जिसमें सबसे ज्यादा चावल हमने आउटपुट ज्यादा किया है, फिर हमने गेहूं और उसके बाद में मेज। पल्स प्रोडक्शन जो है दालों का वो भी हमारा पहले की तुलना में अब बढ़ा है। ऑयल सीड आउटपुट जो है, जो अपने तिलहन है जिससे तेल निकाला जाता है, ये भी अब पहले की तुलना में ज्यादा हमने प्रोडक्शन इनका किया है। तो ओवरऑल हमारी खेती वाला जो सिस्टम है ये ठीक ही चल रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी जीएसटी स्लैब आर देयर अंडर द नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म? नया जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म किया गया है, अब इसमें सिर्फ दो ही टैक्स स्लैब बचे हैं। कौन कौन सा? 5% एंड 18%। कौन सा? 5% और 18%, दो ही अब टैक्स स्लैब बचे हैं। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर दो हो जाएगा। दोस्तों 370 से ज्यादा आइटम्स जो हैं इनके ऊपर जीएसटी को कम किया गया है, जैसे कि फूड, मेडिसिन, टॉयलेटरी, स्टेशनरी जो है ये एसेंशियल जो है इनमें ये कम है। मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है ये अब जीएसटी फ्री है और इनको 5% इनके ऊपर टैक्स लगाया गया है। एफएमसीजी ब्रांड्स लाइक अमूल एंड मदर डेयरी जो है इन्होंने भी इनके बाद में प्राइस कट किए थे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मेन फोकस क्या किया गया है कि जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, जो दैनिक खर्चा होता है, ये पहले की तुलना में कम हो, सेविंग्स बढ़े, एमएसएमई को सपोर्ट हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसलिए ये इसको पीएम मोदी जी ने डबल बोनांजा भी कहा था। तो दोस्तों जीएसटी बचत उत्सव और लॉन्च किया गया था, आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो ये अपना जो शारदीय नवरात्रा होते हैं कि पहले दिन से जीएसटी बचत उत्सव जो है इसको मनाया गया था। फिर दोस्तों एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो वेयर इज मारुति सुजुकी लिथियम आयन बैटरी प्लांट लोकेटेड? मारुति सुजुकी का लिथियम आयन जो बैटरी का प्लांट है ये कहां पर है? ये अपने से यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोस्तों कहां पर बनाया गया है? वडोदरा गुजरात में, हंसलपुर अहमदाबाद के अंदर और अपना सूरत के अंदर या फिर गांधीनगर के अंदर। तो हंसलपुर अहमदाबाद गुजरात के अंदर ये देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मारुति सुजुकी की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ये ई विटारा जो है इसको लॉन्च किया था। कहां पर? टीएसजी लिथियम आयन बैटरी फैसिलिटी भी एक और लॉन्च की गई है हंसलपुर अहमदाबाद के अंदर। तो ये मारुति सुजुकी की ई विटारा को लॉन्च किया और टीएसजी लिथियम आयन बैटरी फैसिलिटी हंसलपुर अहमदाबाद के अंदर इन्होंने लॉन्च किया। अब ये जो ईवी बनेगी ना ये दोस्तों 100+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे हम यहां से बना करके। 80% जो बैटरीज है ये डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस की जाएगी जिससे कि इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगा। ये प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट करता है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत गोल्स को। What solar PV manufacturing capacity has India achieved as of 2025? 2025 तक भारत ने कितनी सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल की है? तो 100 गीगावाट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमने हासिल कर ली है। ऑलराइट दोस्तों, अंडर द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग 2.3 गीगावाट था 2014 के अंदर और 100 गीगावाट के सोलर पैनल्स हम लोग यहां पर बना रहे हैं। यूनियन एनर्जी मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रहलाद जोशी, ये ध्यान में रखिएगा। पीएलआई स्कीम जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मोदी सरकार कोविड के बाद में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर लेकर के आई थी, का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बैन लैंड रूट इंपोर्ट ऑफ सर्टेन जूट प्रोडक्ट्स इन अगस्त 2025? भारत ने अगस्त 2025 में किन जूट उत्पादों के लिए किस देश से भूमि आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो बांग्लादेश से हमने लैंड रूट से जो ये जूट वूट आता था वो हमने कह दिया नहीं चाहिए। इनको अब कह दिया कि बस एक पोर्ट है नहावा शहवा, ये जो सी पोर्ट है अब बस इसके थ्रू ही जो जूट आएगा वो हम लोग यहां पर लेंगे। और ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। मैं आपको समझाता हूं इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। मान लीजिए ये है हमारा प्यारा भारत का दक्षिणी हिस्सा, यहां पर है महाराष्ट्र, यहां पर मान लीजिए नहावा सावा पोर्ट है, ये है बांग्लादेश। अभी क्या कर रहे थे बांग्लादेश वाले? यहां से सीधा लैंड रूट से बंगाल में एंटर करके और अपना ये भेजते थे तो इनका खर्चा कम लगता था। अब भारत ने क्या कह दिया कि आओ इधर आओ, थोड़ा सा घूमो चलो और इस नावा सावा पोर्ट से हम आपका जूट ले। महंगा पड़ेगा तो वैसे ही कोई नहीं खरीदेगा। तो ये क्या है, बांग्लादेश थोड़ी सी हवाबाजी चल रही थी, हवाबाजी कंप्लीट करने के लिए काम किया गया है। ये मेन एम है टू प्रोटेक्ट इंडियाज जूट इंडस्ट्री और डोमेस्टिक डिप्लोमेटिक प्रेशर हमने अप्लाई किया है और इंपोर्ट रूट्स को भी हमने जो है वो पहले की तुलना में और ज्यादा अच्छा किया है कि भैया थोड़ा सा तो हमें इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों एक और क्वेश्चन देखिए, तो एज ऑफ 2024 इंडिया रैंक्स विच पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टोटल एयर पैसेंजर? दोस्तों हम लोग फिफ्थ लार्जेस्ट एविएशन मार्केट ग्लोबली बन गए एज पर IATA वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिक्स रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 2023 से 2024 के अंदर ही 11.1% इंक्रीज मिला और हमने जापान को हवाई यात्रियों की संख्या के मामले में सरपास कर लिया है। टॉप एविएशन मार्केट आज भी यूएसए ही बना हुआ है। इसके बाद में आता है चाइना, फिर आता है यूके, फिर आता है स्पेन और फिर आता है हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम इंडिया यूके एफटीए? कौन कौन से सेक्टर जो है ये हमारे यहां पर इसमें फायदा होने वाला है? टेक्सटाइल, जेम, लेदर, आईटी, ऑटो पार्ट, केमिकल, स्टील, सीमेंट, रियल एस्टेट, माइनिंग, कोल, पेट्रोलियम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम। कौन सा जो सेक्टर है इसको सबसे ज्यादा इसमें फायदा होने वाला है? तो दोस्तों इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो भारत और यूके ने एक लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये 24 जुलाई 2025 को साइन किया था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इंग्लैंड गए थे। अलोंग साइड यूनाइटेड किंगडम पीएम की स्टारमर इन्होंने यहां पर ये डील साइन की। डबल बायलैटरल ट्रेड यहाँ पर एम है कि इस 2030 तक हमारे को 120 बिलियन यूएसडी का डील करनी है और यहाँ पर एक्सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट जो है ये पहले की तुलना में और बढ़ेंगे। तो भारत की 99% जो चीजें हैं इनके ऊपर जीरो टैरिफ है, कोई टैक्स नहीं। और वहीं पर जो हमारा टेक्सटाइल, जेम्स, लेदर और आईटी, ऑटो पार्ट, केमिकल वाला जो सेक्टर है इसको सबसे ज्यादा बूस्ट यहाँ पर
मिलने वाला है। ईजियर मोबिलिटी रहेगी इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए। सोशल सिक्योरिटी एग्जाम्शन भी 3 इयर्स के लिए यहां पर किया गया है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। ओके, भूलना मत, क्वेश्चन आएंगे यहां से आपके। फिर दोस्तों, भारत ने कितने परसेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के अंदर 2025 में अचीव कर ली थी? वैसे तो भैया 85% एथेनॉल ब्लेंडिंग भी बेच रहे हैं, पर हमने 2030 तक हमारा टारगेट था कि पेट्रोल के अंदर हम भैया 20% एथेनॉल को मिलाएंगे। उसको 5 साल पहले 2025 में अचीव कर लिया। कितना पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट था। ठीक है दोस्तों, एथेनॉल ब्लेंडिंग 2014 में सिर्फ 1.5% ही होती थी। तो दोस्तों 11 साल के अंदर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग कर दी गई है। तो इसमें सरकार के द्वारा बताया गया कि 1.36 लाख करोड़ रुपए जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के बचने वाले हैं। और एथेनॉल जो है बेसिकली ये अपना जो गन्ना होता है और इसका जो मोलेसेस होता है, इससे ये निकलता है और इससे ये अपना रोल रीइंफोर्स करता है इन सपोर्टिंग एग्रीकल्चर। और दोस्तों, यूनियन कैबिनेट ने भी एथेनॉल के लिए जो प्रोक्योरमेंट करते हैं इसका भी प्राइस हाइक भी कर दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात रही भारत का जो किसान है इनके लिए। वहीं पर दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इकोनॉमी? भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में किस स्थान के ऊपर है? दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने भारत को विश्व की मोस्ट इक्वल सोसाइटीज जो है इसके अंदर रखा है और हम लोग फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। कितने कितने नंबर पर आ चुके हैं हम लोग? फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब हमसे आगे कौन कौन है? तो यूएसए है, चाइना है और जर्मनी है। ये 3 ही अब हमसे आगे हैं। बाकी हमने देखो पीछे भैया जापान को छोड़ दिया, यूनाइटेड किंगडम को छोड़ दिया, फ्रांस को छोड़ दिया, इटली, कनाडा, ब्राजील, इन सब बड़े बड़े देशों को हमने कह दिया चलो पीछे रहो। फिर दोस्तों एक और क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो विच सेक्टर लेड इंडियाज एक्सपोर्ट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 5? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और सर्विस एक्सपोर्ट और जेम्स एंड ज्वेलरी। तो दोस्तों हमारी जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ये पहले की तुलना में हमारा जो है ये बढ़ा है। ठीक है, तो इसमें हमारा भारत के निर्यात की वृद्धि में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है इन्होंने अपना सर्वाधिक यहां पर इनकी ग्रोथ जो है हमें देखने को मिली है। ओके दोस्तों, क्लियर? याद रहेगा? याद तो करना पड़ेगा। हाउ मैनी पीपल हैज इंडिया लिफ्टेड आउट ऑफ पोवर्टी? भारत ने कितने जो है इनको गरीबी से बाहर निकाला है? पिछले 10 वर्षों में भारत ने कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? तो 17 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला है। इंडिया हैज सक्सेसफुली लिफ्टेड ओवर 17.1 करोड़ पीपल आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द लास्ट 10 years, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी रिपोर्ट। 5 राज्य जिनमें अपना यूपी आता है, जिनमें अपना महाराष्ट्र आता है, जिनमें अपना बिहार आता है, जिनमें अपना वेस्ट बंगाल आता है, जिनमें अपना मध्य प्रदेश आता है, 3, 2, 5, ये जो है भैया ये एकदम जो है 2/3 ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन यहां से ही किया गया है। एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है हमारी ये पहले 18.4% हुआ करती थी 2011-12 के अंदर, जो कि अब घट करके 2.8% तक पहुंच गई है। कि दोस्तों, फिर दोस्तों व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंपोजिंग दिस सेफ गार्ड ड्यूटी ऑन स्टील? स्टील पर यह सुरक्षा शुल्क लगाने का क्या उद्देश्य है? क्यों लगाया गया है भाई? तो भारत ने जो है नॉन एलॉय और एलॉय स्टील फ्लैट प्रोडक्ट जो है इनके ऊपर ये लगाया है टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री एंड इंश्योर फेयर कंपटीशन। विदेश से जो स्टील आ रहा है इनके ऊपर ये ड्यूटी लगाई है किस लिए? ताकि जो हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री है ये इसको बचाया जा सके। ऑलराइट, के लिए ये सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं अब हम। हाउ मैनी रीजनल रूरल बैंक वर मर्ज अंडर द फोर्थ फेज ऑफ कंसोलिडेशन इन अप्रैल 2025? भाई कितने आरआरबी जो हैं इनको
मर्ज किया गया था, तो टोटल 26 आरआरबी जो है इनको चौथे चरण के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय जो है ये यहां पर कर लिया गया था। राइट दोस्तों, तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्होंने अनाउंस किया अमलगमेशन ऑफ 26 रीजनल रूरल बैंक्स एट पार्ट ऑफ द फोर्थ फेज ऑफ कंसोलिडेशन फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ वन स्टेट वन आरआरबी। एक राज्य में एक ही रीजनल रूरल बैंक जो है रखा जाएगा। क्या एक साथ में एक झटके में किया गया है? जी नहीं, 4 फेज के अंदर किया गया है। पहला फेज 2006 से 2010 रहा, फिर दूसरा फेज 2013 से 15, तीसरा 2019 से 21, फिर ये 2025 में चौथा फेज था। अब हमारे यहां पर टोटल 28 आरआरबी ही बची है, यानी एक स्टेट में एक आरआरबी ही अब यहां पर काम करने वाली है। ऑलराइट दोस्तों, तो यहां पर पूरा प्रयास मेरे द्वारा क्या किया गया है कि आपका बेड़ा पार हरियाणा एडीए में अगर इकोनॉमिक के रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आए तो आपका यहां पर हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन के अंदर जो है इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर कवर हुए हैं, कुछ कुछ चीजें आपको अच्छी ही सीखने को मिली है। तो इस सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए आपके लिए ये भी जरूर बताइए। और साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा एडीए का 249 रुपीज के अंदर ही अब पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए लाइव कर दिया गया है। 99 या 49 रुपीज के अंदर आपके लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं। तो देर किस बात की है, फटाफट से जाकर के प्रैक्टिस करिए। और जो हमारा जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम है, ये इसके ऊपर पूरी की पूरी एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम, ये 2 प्रोग्राम भी है। तो हरियाणा एडी एग्जाम के बाद में अपने को और भी तो तैयारी करनी है ना, तो उसके लिए ये दोनों प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल है लिंकिंग ऐप के ऊपर, लिंकिंग पब्लिकेशन के ऊपर आपके लिए सारी बुक्स वुक्स सब अवेलेबल है। ये सब भी सुविधाएं आप जो है ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से अब ऐसे ही एक और नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, लिंक योर लाइफ विद द लॉ ओनली ऑन लिंकिंग लॉस। Thank you so much for joining me in this session. Such a pleasure to see you all in these classes. Thank you.